हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्टर्स। प्रॉफिट फ्रॉम इट के द्वारा आयोजित है 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर ऑफ द 2022 के रिजल्ट एनालिसिस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दिस होल सीरीज इज इंस्पायर्ड एंड गाइडेड बाय मिस्टर पीयूष पटेल सर, who is our guru, mentor, teacher, and he is the founder of Profit From It company. So myself, Dr. Subhash Ponkia, I am from Profit From It Rajkot. By profession, I am a homeopathic doctor. I have joined Profit From It in the June 2021 and completed the basic course of the fundamental and technical analysis. After that, I have participated in the different exercise like index analysis exercise. Last H1 का जो result analysis था, और this is my third exercise, and I am also investing individually with learning still continue. आज जो हम बात करेंगे वो बंधन बैंक के बारे में बात करेंगे। बंधन बैंक का अगर हिस्ट्री देखो तो 2001 में एक एनजीओ वुमन एम्पावरमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ शुरू किया। उसके साथ बंगाल के कुछ रूरल एरियाज में माइक्रो फाइनेंस का भी वो काम करते थे। 2006 में एक एनबीएफसी को एक्वायर किया। 2010 आते आते इंडिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस की इंस्टीट्यूट बन गई। 2015 में जब गवर्नमेंट ने यूनिवर्सल बैंकिंग को अलग से लाइसेंस देना शुरू किया, रूरल में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए स्मॉल जो इंस्टीट्यूट्स थी उनको लाइसेंस देना शुरू किया, तभी ये बंधन फाइनेंशियल सर्विस जो थी उनको सबसे पहला लाइसेंस मिला था। और 2522 बैंकिंग आउटलेट के साथ उन्होंने बैंकिंग का बिजनेस शुरू किया। 2018 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए और 2019 में उन्होंने एक बड़ा एक्विजिशन किया जो एचडीएफसी का ग्रू फाइनेंस का रूरल का जो उसका बिजनेस था वो ग्रू फाइनेंस के नाम से चलता था, वो एक्वायर किया। और 2021 में उन्होंने 1.5 लाख करोड़ का टोटल बिजनेस का एक जो माइलस्टोन था वो अचीव कर लिया। बंधन बैंक को अगर नंबर्स में देखें तो अभी ये 34 अलग अलग स्टेट और यूनाइटेड टेरिटरीज में काम करती है, लेकिन उनका जो मेन फोकस है वो आसाम, बंगाल, मतलब इस तरह के ईस्टर्न एरियाज में वहां ज्यादा है। 500 से ज्यादा सिटी कवर कर चुके हैं, 1100 से ज्यादा बैंकिंग आउटलेट्स है, 4000 से ज्यादा बैंकिंग यूनिट्स, 55,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज है, और लेटेस्ट रिजल्ट के हिसाब से 2.5 करोड़ कस्टमर्स बेस बन चुका है। अभी जो उनका लिस्टिंग हुआ है वो प्राइवेट बैंक के अंडर में हुआ है। प्राइवेट बैंक में अभी टोटल 18 कंपनीज लिस्टेड है। इनका पूरा मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 23 लाख करोड़ के आसपास है। पूरा प्राइवेट सेक्टर बैंक का अगर सेल्स देखे तो 6 लाख करोड़ के आसपास, एंड टोटल प्रॉफिट 77,000 करोड़ के आसपास है। यहाँ पर पूरा प्राइवेट बैंक सेक्टर का अगर मार्केट कैप में देखे तो एचडीएफसी बैंक जो इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है वो 37% मार्केट शेयर है। 23 लाख करोड़ में से ऑलमोस्ट 8 to 8.5 लाख करोड़ जितना मार्केट कैप सिर्फ एचडीएफसी का। सेकंड नंबर पर आईसीआई, थर्ड नंबर पर कोटक। यहाँ पर अगर देखें तो बंधन बैंक का जो टोटल मार्केट शेयर है सिर्फ 2% का है। बंधन बैंक का अगर काम देखें तो उनका जो मेन मोटो है वो उनका जो बिजनेस मॉडल है वो सर्विंग द अनसर्व्ड एंड अनडिजर्व्ड। जहां रूरल एरियाज में जहां पर अंडर बैंकिंग है, जहां पर बैंकिंग इतना पेनिट्रेटेड नहीं हुआ है, ऐसे एरियाज में वो काम करते हैं। जैसे अगर पूरा लेटेस्ट रिजल्ट के हिसाब से देखें तो 36% जो उनका बिजनेस है वो रूरल में होता है, 37% अर्बन में होता है। मतलब मेजोरिटी जो है वो रूरल एंड अर्बन में होता है। अर्बन एरिया में सिर्फ 18% और मेट्रो में सिर्फ 9% का बिजनेस। तो इसी हिसाब से देखो तो आगे जैसे हमने देखा कि एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक, ये जो सभी बैंक्स है उनका जो मेजर जो बिजनेस है वो मेट्रोज एंड अर्बन में है। हालांकि बंधन बैंक है जिनका मेजर जो बिजनेस आता है वो रूरल एंड सेमी अर्बन से आता है। तो ये दो अलग अलग पार्ट है। एक पार्ट है जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, एक पार्ट है जहां पर पॉपुलेशन का इतना कम है, तो कस्टमर बेस एक को ज्यादा मिलेगा, एक को कम मिलेगा। दूसरा, दोनों का रिस्क और चैलेंजेस अलग अलग रहते हैं। जैसे कि अभी कोविड में हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर के लिए एक रिस्क आया, तो फाइनेंशियल सेक्टर बैंकिंग सबको एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक को सबसे ज्यादा उनका इफेक्ट आया है, क्योंकि जहां पर वो काम करते हैं वहां पर एनपी आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। दूसरी बात है कि मेट्रोज में, अर्बन एरियाज में जहां पर बहुत सारे बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो वहां पर कस्टमर के पास चॉइस है कि हमें कौन सी बैंक से सर्विस लेना है।
तो इसी वजह से बैंकिंग जो बड़े बैंक्स होते हैं उनके बीच में कंपटीशन भी होती है। इसी वजह से उनका जो स्प्रेड होता है इंटरेस्ट रेट का, वो उनको स्प्रेड कम मिलता है, क्योंकि कम रेट में उनको ज्यादा बिजनेस करना होता है। हालांकि रूरल एरियाज में है कि जहां पर कस्टमर के पास चॉइस नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो वहां पर बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उनके पास चॉइस है कि हमें किस तरह से बिजनेस करना है, किन लोगों को बिजनेस देना है। तो वहां उनको इंटरेस्ट रेट का स्प्रेड ज्यादा मिलता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का अलग है। तो इसीलिए अगर ये HDFC ICICI कोटक जैसी बैंक से अगर बंधन बैंक का कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन फेवरेबल नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों का बिजनेस मॉडल अलग है, दोनों का अपॉर्चुनिटीज अलग है, दोनों का रिस्क अलग है। तो इसीलिए अगर इसका बिजनेस मॉडल के हिसाब से देखें तो उनके जो सूटेबल है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक में जैसे एल बैंक है, जिनका मेजर बिजनेस है वो राजस्थान या इस टाइप के एरिया से आता है। उज्जीवन का है जो मोस्टली साउथ इंडिया के रीजन से आता है। बंधन बैंक है जो मोस्टली ईस्टर्न एरियाज में काम करती है। तो इसी तरह से रीजनल टाइप्स बैंक है, स्मॉल फाइनेंसिंग है, उनके साथ अगर कंपैरिजन करेंगे तो उनका बिजनेस मॉडल एक जैसा हमें लगता है। तो पूरा स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर बंधन बैंक को मिलाकर देखें तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, उनमें से 48,000 करोड़ का बंधन बैंक कवर करती है, और एयू 39% के आसपास मार्केट शेयर लेके बैठे हैं। सेल्स में भी बंधन बैंक 51% एंड एयू बैंक 22%। सेम थिंग रिफ्लेक्ट इन द प्रॉफिट। बंधन बैंक 58% प्रॉफिट करता है 2200 करोड़ का, एंड एयू बैंक 31% अप्रोक्सीमेटली 1200 करोड़ का एक प्रॉफिट करते हैं। तो इसी तरह से मार्केट शेयर प्रॉफिट सेल्स में हिसाब से देखो तो दो कंपनी बंधन बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, दो हमें लीडर लगती है। आगे अगर उसके क्वालिटी फैक्टर्स कुछ देखें तो जैसे कि पूरा प्राइवेट सेक्टर में अगर देखें तो सबसे अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन जो सेल्स करते हैं उनमें से कितना प्रॉफिट कर ले जा पाते हैं, सबसे अच्छा HDFC का 20% का, कोटक का 17% है, बंधन बैंक का 15% है, राइट। बाकी सबसे कम यस बैंक का है, जिनका स्टोरी अलग है, तो आप सबको पता ही होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी में भी देखो तो HDFC का सबसे अच्छा है 15%, ICICI 14% और बंधन बैंक यहाँ पर भी थर्ड नंबर पर है 13% के साथ। मतलब इस तरह से अगर देखो तो ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में बंधन बैंक ऐसी बैंक है कि जो टॉप की 2-3 कंपनीज है उनको भी टक्कर दे रही है। हालांकि इनका बिजनेस का जो स्केल है वो पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में सिर्फ 2% का है। तो क्या है ऐसी बैंक है कि जो बंधन बैंक है कि जो HDFC कोटक जैसी बैंक को टक्कर दे रही है नेट प्रॉफिट मार्जिन में या तो रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में? एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर ऐसा देखो तो अगर उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ कंपेयर करो तो ज्यादातर स्मॉल फाइनेंस बैंक का नेट प्रॉफिट मार्जिन डबल डिजिट में रहता है। इस वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा रहता है। जैसे हमने आगे बात किया कि वो जहां पर काम करते हैं वहां पर उसको इंटरेस्ट का जो स्प्रेड होता है वो ज्यादा मिलता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी उनकी अच्छी रहेगी। ये अभी जो हम देख रहे हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन 18%, 15 बंधन बैंक का 15%, वो 2021 फाइनेंशियल ईयर का था कि जब ही ये कोरोना से इफेक्टेड थे। जब ये कोरोना से इफेक्टेड नहीं था तभी उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन HDFC से भी ज्यादा था। तो दोनों का क्वालिटी पैरामीटर्स अलग है, दोनों का बिजनेस मॉडल अलग है, इसीलिए हमने इस बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ कंपेयर किया है, राइट फ्रेंड्स। ये था इनका पॉजिटिव पॉइंट कि प्रॉफिटेबिलिटी उनको अच्छी मिल रही है, स्प्रेड अच्छा मिल रहा है। लेकिन जब रिस्क की बात आए, जैसे कोविड का इफेक्ट आया, HDFC इंडस बैंक जिस तरह कोटक बैंक है उन्होंने अपने एनपीए को अच्छी तरह से सबसे अच्छे मैनेज किया है HDFC बैंक। लेकिन यस बैंक और IDBI जिनका हिस्ट्री अलग है, तो उन दोनों को अगर निकालो तो ज्यादातर एनपीए जो बढ़े हैं वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में बढ़े। बंधन बैंक 7% के आसपास एनपीए आ गए, जीवन फाइनेंस, सूर्योदय बैंक का 9%। मतलब जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होता है फाइनेंशियल सेक्टर में, तो इस तरह की जो कंपनी है वो उनको रिस्क भी ज्यादा है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर हमें टोटल देखा कि दो कंपनियां ऊपर निकल कर आती है, एक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और बंधन बैंक। इनमें से आज हम जो बात करेंगे वो बंधन बैंक के बारे में बात करेंगे। तो बंधन बैंक का अभी तक का पास्ट परफॉर्मेंस, उन लोगों का बिहेवियर कैसा रहा वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो 2015 में उनको लाइसेंस मिला, तो हमारे पास जो भी डेटा है वो 5-6 साल का डेटा है। 2016 में जो 1700 करोड़ का जो सेल्स करती थी वो कंपनी आज 15,000 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। सेल्स के हिसाब से देखो तो देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ।
64% का जंप आया है पिछले 4 साल में। और इसी साल भी जब कोविड से इफेक्टेड था, जब क्रेडिट ग्रोथ कम है, तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल सिर्फ 18% का ग्रोथ हुआ है। हालांकि हम आगे जैसे जैसे कोविड का सिनेरियो खत्म होगा, जैसे फिर से जैसे इकोनॉमी में अगर सुधार दिखेगा, तो हम यहाँ पर मोर देन 20%, 25% का सेल्स का उम्मीद रख सकते हैं। यहाँ पर हम एक देखते हैं कि 2019 में 7-8 हजार करोड़ का था, वो 2020 में 12,000 करोड़ के आसपास हो गया। वो जो जंप है, वो जंप है आगे जैसे हमने स्टोरी में देखा, जो ग्रुप फाइनेंस का एक्विजिशन किया था, तो यहाँ ग्रुप फाइनेंस और बंधन बैंक का दोनों का मिला के, इसलिए हमें यहाँ पर ज्यादा जंप दिखता है। सेम थिंग रिफ्लेक्ट्स इन द प्रॉफिटेबिलिटी। 300 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट था, वो 4 साल में 3,000 में 10 गुना हो गया। 82% CAGR, ह्यूज प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि 2019 से 20 के बीच में जो जंप आया है, ये भी एक यहाँ पर भी हमें ग्रुप फाइनेंस का जो बिजनेस हो प्रॉफिटेबिलिटी का है, वो जंप दिखता है। इसी साल जब कोविड से इफेक्ट हुआ और जैसे दिक्कत आई, तो प्रॉफिट कम हुआ, लॉस नहीं है, लेकिन 2021 में पास्ट ईयर के कंपैरिजन में 27% प्रॉफिट कम हुआ है, राइट। नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी देखो तो इस साल कोविड से इफेक्ट है इसलिए 15%, लेकिन अगर पास्ट का परफॉर्मेंस देखो तो इट्स अ वेरी वेरी गुड मार्जिन। 25% के आसपास अप्रोक्सीमेटली रेगुलर मार्जिन उन्होंने मेंटेन किए। ग्रॉस एनपीए 1-2% के आसपास अब तक एनपीए रहता था, और जैसे कोविड का इफेक्ट आया, वो बढ़ के सीधा 7% के आसपास हो गया। तो यही लास्ट फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट में ही यहाँ पर हमें एक वार्निंग सिग्नल मिल गया था कि यहाँ पर हमें कॉशियस रहना चाहिए, राइट। कस्टमर का बेस देखो तो 1 करोड़ था, वो अभी 2.3 करोड़ लास्ट ईयर था, वो अभी इस क्वार्टर में ही 2.5 करोड़ से ज्यादा हो गया। 22% CAGR से कस्टमर बढ़े। डिपॉजिट्स भी बढ़ा है, 12,000 करोड़ का था, वो अभी 78,000 करोड़ का हो गया। 45% CAGR से डिपॉजिट बढ़े। डिपॉजिट्स बढ़े हैं तो वही डिपॉजिट से वो अलग आगे बिजनेस करेंगे। यहाँ पर डिपॉजिट्स पर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो जहां पर लोन और एडवांसेस देते हैं वहां से उसको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, तो उनके बीच का जो स्प्रेड होता है वही से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा रहती है। एडवांस में भी हम देखें तो पिछले 4 साल में 39% CAGR से एडवांसेस भी बढ़े, राइट। रिजर्व भी प्रॉफिटेबिलिटी जैसे बढ़ा है, तो इसी वजह से यहाँ पर हम देखेंगे 48% से उसका रिजर्व बढ़ा है। यहाँ हम देखेंगे कि 2017 से 18 में बिग जंप दिख रहा है। 3,000 करोड़ का था, वो 8,000 करोड़ का रिजर्व हो गया। ये यहाँ पर एक आईपीओ की इफेक्ट देख सकते हैं, राइट। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी प्रमोटर का जो होल्डिंग 82% था बिफोर आईपीओ, वो घट के 61 और अभी 40% हुआ। यहाँ पर प्रमोटर ने स्टेक घटाया नहीं है, लेकिन एक आरबीआई की गाइडलाइन है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग या तो रूरल बैंकिंग जो काम करती है, उनको लिस्टिंग के 3 साल में, लिस्टिंग के बाद 3 इयर्स में उनका जो स्टेक होता है वो 40% तक लाना होता है। और आगे भी हम यहाँ से उसका स्टेक कम होते देखेंगे, क्योंकि आरबीआई का जो रूल्स है उसी हिसाब से प्राइवेट बैंक में प्रमोटर 26% से ज्यादा होल्डिंग नहीं रख सकते। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग के या तो रीजनल बैंकिंग के लिए 12 इयर्स का है। तो अभी तक देखें तो 5 साल खत्म हो चुका है, आने वाले 5-6 सालों में 40% से 26% आएगा। लेकिन ये जब प्रमोटर स्टेक घटाते हैं तो बाकी के इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो देखो तो म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट सेम रहा है 3-2% के आसपास, लेकिन एफआई 5% था, 5 से 35% हो गया, राइट। तो इनको यहाँ पर हम देखते हैं कि एफआई कोई कंपनी पर कितना भरोसा है। बैंकिंग और इंश्योरेंस का 0% है। अदर्स का जो 8% था, जैसे प्रमोटर ने स्टेक घटाया और आईपीओ के बाद उनका भी 16-17% के आसपास होल्डिंग रहा है। रिटेल का 1% था, वो 5% और अभी इस साल करंट ईयर में 7% का होल्डिंग है, राइट। यहाँ पर देखें तो अब तक पास्ट परफॉर्मेंस में ह्यूज ग्रोथ था। 64% सेल्स, 82% का प्रॉफिट में ग्रोथ, 24-25% का प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन कोविड ने बाजी बिगाड़ी है। सेल्स 18% हो गया, प्रॉफिट में डी ग्रोथ देखा 27% का, मार्जिन भी 15% के आसपास आ गए। तो ये टेम्पररी प्रॉब्लम्स है। हम यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि आगे हम जैसे ये बुरा वक्त खत्म होगा तो आगे हम और अच्छा ग्रोथ देखेंगे।
देखने वाली बात और है, यहाँ पर हमने देखा कि 2016 से जब से 2015 से बिजनेस शुरू किया अब तक में 2-3 जैसे डिमोनेटाइजेशन आ गया, अभी ये कोरोना का इफेक्ट आ गया, फिर भी इतना ग्रोथ है कि जैसे ही इकोनॉमी में रिकवरी होगी, फाइनेंशियल सेक्टर में अगर जैसे बूम आएगा तो यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या आप सोच सकते हो, राइट। अभी बात यही है, सब कुछ अच्छा है, ह्यूज सेल्स ग्रोथ, ह्यूज प्रॉफिटेबिलिटी, अच्छा बिजनेस मॉडल है, अच्छी तरह से ग्रुप फाइनेंस जैसी एचडीएफसी का जो बिग एक हो एक्विजिशन कर सकते हैं, इसी तरह अच्छा है, फिर भी भैया ये शेयर चलता क्यों नहीं है, राइट। जैसे यहाँ पर हम चार्ट में देखते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट जो हमें डाउन एक ट्रेंड मिला था वो था ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन, बाद में फिर से शेयर चलना शुरू किया, इसी दौरान यहाँ से ग्रुप फाइनेंस का इक्विजिशन हुआ, थोड़ा इक्विटी डाइल्यूशन हुआ, और इसी हिसाब से हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर और थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट आया, और उसी दौरान कोविड आ गया, तो कोविड ने पूरा बाजी बिगाड़ दिया और नया एक लाइफ टाइम लो बना। इसी हिसाब से बाद में एक रिकवर होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रिकवर नहीं हो पाता, सब कुछ अच्छा है फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो इनका जवाब हमें आगे की हिस्ट्री में भी मिला और एक सिग्नल मिला है, और हम आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों है। इनका सबसे मेन जो रीजन है वो कि भाई चलेगा कैसे, एनपीए का भार जो बढ़ गया, जो 1-2% के आसपास था, वो लास्ट ईयर हमने फाइनेंशियल ईयर में देखा कि 6.8 मतलब 7% था, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आगे देखे 8 हुआ, और अभी 11% के अप्रोक्सीमेटली 11% के आसपास। इस बार यही है कि H1 से Q1 9 मंथ में वो एनपीए सेम रहा है, एनपीए बढ़ा नहीं, राइट। तो शेयर्स का प्राइस का जो मूवमेंट रहता है कहीं ना कहीं वो रिजल्ट के हिसाब से, फंडामेंटल के हिसाब से उनके साथ ही चलता है। ये इनका एक एग्जांपल, 9 मंथ का अगर रिजल्ट का कंपैरिजन देखो तो सेल्स में 9% का ग्रोथ है, 11,000 से 12,000 करोड़ के आसपास हुआ। ह्यूज प्रोविजनिंग हुआ है, यहाँ जो 2,000 करोड़ का प्रोविजनिंग था, तो ये 9 मंथ में 8,000 करोड़ का प्रॉफिट प्रोविजनिंग करना पड़ा। कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम रहा है, लेकिन ये प्रोविजनिंग का डायरेक्टली जो इफेक्ट है वो हमें दिखा है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, जो 2,000 करोड़ का प्रॉफिट था वो अप्रोक्सीमेटली 2,000 करोड़ का लॉस हो गया। तो ये इनका कुछ, यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि इस तरह की मुश्किल परिस्थितियों में ये सिचुएशन भी हो सकती है, तो इसी वजह से हमें वोलेटिलिटी भी दिखेगी। सेम थिंग मार्जिन जो 19% वो भी बुरे समय का है, लास्ट ईयर कोविड से इफेक्ट था, इससे पहले तो इनसे भी अच्छा था। तो जैसे ही एनपीए बढ़े तो वो प्रॉफिटेबिलिटी से लॉस में आ गए, -15% हो गए। इनकी मेन जो वजह है वो है एनपीए, 1% से 11% हो गए। एनपीए यहाँ सबसे बड़ा विलन है। मेजर कॉस्ट में भी देखे तो बैंकिंग फाइनेंशियल रिलेटेड जो सर्विसेज होती है उनमें सबसे जो बड़ा उनका जो कॉस्ट होता है इंटरेस्ट कॉस्ट होता है, लेकिन इंटरेस्ट से भी ज्यादा, इंटरेस्ट 12% के आसपास है, लेकिन इनसे 5 गुना ज्यादा मतलब 61% के आसपास प्रोविजनिंग करना पड़ा है। फिर क्वार्टर की बात करें तो यहाँ क्वार्टर में हम देखते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9.8 मतलब 10% के आसपास ग्रोथ। हालांकि इस तरह की जो कंपनी है उनका ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर हम उम्मीद करेंगे कि 20-25% से ग्रोथ आए। ईयर ऑन ईयर भी 2.6% का ग्रोथ है, मतलब वो इतना ज्यादा नहीं है, और एक समय के दौरान जब क्रेडिट ग्रोथ भी कम है तो यहाँ आगे हम और उम्मीद कर सकते हैं कि ज्यादा ग्रोथ आए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23% क्वार्टर ऑन 1.4% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। प्रोविजनिंग एक बड़ी बात है कि यहाँ पर जो प्रोविजनिंग है वो प्रोविजनिंग कम किया है, तो एक यहाँ पर अभी हमें कोशिश रहना है कि अगर इतने ज्यादा एनपीए फिर भी प्रोविजनिंग इतना कम क्यों है, या तो और कोई वजह है कि या तो मैनेजमेंट को या इस कोई कॉन्फिडेंस है कि जो एनपीए हुआ है वो रिकवर हो सकता है, वो हम आगे जिस तरह से आगे के रिजल्ट ट्रैक करेंगे उसी हिसाब से हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जो लास्ट मोर देन 5,000 करोड़ का प्रोविजनिंग करना पड़ा था, इस साल इस उन्होंने सिर्फ 800 करोड़ का प्रोविजनिंग किया है, वो भी पिछले ईयर के मुकाबले भी 25% कम है। तो ये सब की वजह से हम देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी में 36% का हमें ग्रोथ दिखता है। ये कुछ की हाइलाइट्स है अभी के रिजल्ट्स के। कंपनी का जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का जो प्लान है 2050 का, उसी हिसाब से देखो तो उनका जो सबसे ज्यादा जो एक्सपोजर था ईईबी,
इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस, जहां पर सबसे ज्यादा लोन देते थे और वहां से उनको इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता था। तो 2019 में 86% पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो वहीं से आता था और एनपीए भी वहीं से आते थे। तो इसीलिए बैंक ने एक अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करने का सोचा कि वहां जहां रिस्क ज्यादा है तो वहां एक्सपोजर थोड़ा कम करेंगे और अलग अलग सेक्टर में जैसे कॉमर्शियल बैंकिंग है, हाउसिंग है, रिटेल है, उनमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। तो अभी भी इस क्वार्टर में भी ये जहां जो रिस्की है ईबी का जो ग्रुप लोन्स है उनका एक्सपोजर अभी भी 52% है कि वो उम्मीद के हिसाब से या प्लान के हिसाब से देखे तो 25 आते आते 30% होगा। इस तरह का बैंक का प्लान है। करंट ट्रेंड में देखो तो जो सेल्स एनुअल में 18% था और प्रॉफिटेबिलिटी 15% थी। Q1 आते आते ये सेल्स ऑलमोस्ट म्यूटेड जैसा रहा, 16% हुआ और प्रॉफिटेबिलिटी और कम हुई, 9% हुआ। H1 आते आते सेल्स और कम हुआ है 10%, लेकिन ड्यू टू हाई एनपीए एंड ह्यूज प्रोविजनिंग प्रॉफिट में से कंपनी ने लॉस किया, -34% का मार्जिन हुआ। 9 मंथ में अभी सेल्स ऑलमोस्ट सेम है 9% का और प्रॉफिटेबिलिटी नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो -15% का। तो ये पूरे ट्रैक को देखते हुए हमें 2022 एनुअल ईयर खत्म होते होते ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि सेल्स 9% से बढ़ेगा और प्रॉफिट है वो -7% से आएगा। यानी कि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो शायद होगा कि बंधन बैंक पहली बार लॉस करेगी, राइट। लेकिन जैसे उनका बिजनेस मॉडल है ये सब देखते हुए लॉन्ग टर्म में हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि 20% या तो 20% से भी ज्यादा ग्रोथ करेंगे और मार्जिन भी 20% या तो उससे ज्यादा मेंटेन करेंगे। लेकिन कंजर्वेटिव रहते हुए हम यहाँ लॉन्ग टर्म में 20% का ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। टू एक्सपेक्ट बिजनेस मॉडल ऐसा है कि यहाँ पर हमें सेल्स में हाई ग्रोथ दिखेगा कि जहां अंडर पेनिट्रेटेड है, बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है, तो उनके लिए पूरा मैदान खाली है खेल अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जहां पर काम करते हैं वहां पर इतना कंपटीशन नहीं है, तो उनको जो इंटरेस्ट रेट में है वो स्प्रेड भी अच्छा मिलेगा, तो प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा हो सकता है। लेकिन इसमें अगर कोई भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम्स होगा तो वॉलिटिलिटी भी इतनी आएगी, उनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर देखना है कि मस्ट ट्रैक एनपीए। एनपीए में जिस तरह से मूवमेंट होगा उसी हिसाब से हमें उस के रिजल्ट्स में प्रॉफिटेबिलिटी में डायरेक्टली इफेक्ट दिखेगा, राइट। तो क्या एक्सपेक्ट करें, प्रेडिक्शन क्या है तो इस साल हम 22 में एक्सपेक्ट करेंगे कि 1600 करोड़ के आसपास का ये सेल्स करेगी। 30 आते आते 68,000 एंड 35 आते आते 1,70,000 करोड़ का सेल्स करेगी। प्रॉफिट इस साल एक्सपेक्टेड है कि कंपनी शायद लॉस करेगी, लेकिन 2030 में प्रॉफिट 14,000 करोड़ के आसपास और 2035 में 34,000 के आसपास प्रॉफिट रह सकते हैं। ईपीएस इस साल लॉस होगा तो ईपीएस भी माइनस में होगा, हो सकता है, और 2030 में हमें उम्मीद है कि वो 85 रुपीज का होगा। 2035 में अप्रोक्सीमेटली 200 रुपीज के आसपास ईपीएस होना चाहिए। यहाँ पर जैसे कि कंपनी इस साल भी इस साल शायद लॉस कर सकती है, ईपीएस माइनस है, तो फेयर वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमने इस साल जो लास्ट ईयर कंपनी का बुक वैल्यू है 107 रुपीज है, तो फेयर वैल्यू को हमने बुक वैल्यू के हिसाब से अभी 107 रखा है। लेकिन 2030 में जिस तरह से हम ग्रोथ की उम्मीद करते हैं उसी हिसाब से उनका फेयर वैल्यू 2,000 रुपए के आसपास होगा और 2035 में 5,500 के आसपास हो सकता है। यहाँ पर जैसे हमने आगे भी ए चार्ट देखा था, तो यहाँ पर हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि अभी एनपीए इतना बढ़ा नहीं है और यहाँ से अगर जैसे आगे का रिजल्ट आएगा उसी हिसाब से शेयर प्राइस में भी हमें मूवमेंट देखेगा। तो हमें शॉर्ट टर्म रेंज एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 200 से 400 रुपीज के बीच में ये इनका कुछ समय रह सकता है। तो लोअर चैनल पर 200 के नजदीक जितना मिलता है वहां पर बाई करना चाहिए और 400 रुपीज के आसपास आता है तो वहां पर हमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। और अभी जो इतने एनपीए बढ़े और हायर वोलेटिलिटी है, इनकी वजह से यहाँ पर हम वेटेज अभी 1% का रख सकते हैं, राइट। डिस्क्लेमर यही है कि सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, आई एम स्टिल लर्निंग, और मैं अभी तक जो सीखा हूँ वो मैंने अपने स्टडी पर्पज के लिए पूरा प्रेजेंटेशन बनाया।
आप इनमें अगर इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, आपने अपने इन्वेस्टर जो एडवाइजर है उनकी सलाह से आगे, या तो आपने खुद डिसीजन ले सकते हो। थैंक यू, लेट्स लर्न विथ प्रॉफिट फ्रॉम इट।